Hello, good morning, everyone. Today we are going to learn about the embedded product development life cycle. Okay. Hope you are able to see the slide in front of you. Okay. And here you can see a block diagram. In this block diagram, total 5 sections are given. Okay, it tells you about the embedded product development life cycle. First box is requirement definition. So whenever we go for embedded product design, that time we first need to gather the requirement. Okay, requirement is one of the important points. Because of that, you can able to find what kind of product we need to design, what amount of the features we will need, what kind of input devices which will need, what kind of output devices which will need, what is the memory, what will be the internal sections, that will be analyzed by the designer with the help of requirement. Second point is system specification. So after the getting the requirement, the system specifications are searched by the designer. ओके, इट विल चेक्स, इसीलिए वहां पर देखिए रिक्वायरमेंट डेफिनेशन से एक एरो गया है सिस्टम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर. ओके, सिस्टम स्पेसिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट के ऊपर ही निकाले जाते हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर फाइंड आउट किए जाते हैं. जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से सिस्टम्स के स्पेसिफिकेशंस डिसाइड किए जाते हैं. सिस्टम के स्पेसिफिकेशन बोले तो कौन से टाइप का प्रोसेसर चाहिए, कौन से प्रकार की मेमोरी चाहिए, कौन से डिवाइसेस इंटरनल डिवाइसेस चाहिए, कौन से पेरिफेरल एक्सटर्नल चाहिए, कौन से इनपुट डिवाइसेस चाहिए, कौन से आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन आईडी चाहिए या जस्ट कमांड बेस चाहिए. ओके, उसमें कोई वॉइस ऑपरेटेड सिस्टम रिक्वायर्ड है क्या, कोई कार्ड इंटरेक्शन सिस्टम रिक्वायर्ड है क्या, ये सारी बातें वहां पर सिस्टम स्पेसिफिकेशंस के अंडर रिक्वायरमेंट को कंसीडर किए जाते हैं. ओके, यानी कुछ भी थिंक आउट कर रहे हो सिस्टम्स स्पेसिफिकेशन के बारे में तो पहले रिक्वायरमेंट है क्या, रिक्वायरमेंट के बाद ही स्पेसिफिकेशंस में आप जा सकते हो. सो दैट्स व्हाई इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Now, after getting the proper adequate system specification, we will go for the functional design. फंक्शन यानी किस प्रकार का यूजर को फंक्शन रिक्वायर्ड है, उसको इनपुट देना है तो इनपुट देने के लिए वहाँ कीबोर्ड का रिक्वायरमेंट है या माउस की रिक्वायरमेंट है, कार्ड की रिक्वायरमेंट है कि स्पीच की रिक्वायरमेंट है. ओके, या फेस रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट है कि थंब रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट है. तो फंक्शन वहां पर डिसाइड किए जाते हैं, तो फंक्शनल डिजाइनिंग वहां पर आती है. किसी को पर्टिकुलर डाटा किस तरह मैनेज करना है, वह एक्सेल फॉर्म में चाहिए, उसको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए या उसको कोई अदर फॉर्मेट में डाटा चाहिए, तो वो सारी रिक्वायरमेंट वहां पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर सेटिस्फाई की जाती है. तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में इनपुट आ रहा है फ्रॉम द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, क्योंकि सिस्टम स्पेसिफिकेशन के उसका डिपेंडेंसी रहेगा और उसके बाद ही वहां पर फंक्शनल डिसाइड किए जाएंगे और फंक्शनल डिजाइन करने के बाद वहां पर फिर से रिक्वायरमेंट में जाता है. रिक्वायरमेंट अगर होगी तो उसके हिसाब से भाई फंक्शन मैच हो रहा है या नहीं, फिर एक बार वो फंक्शन रिक्वायरमेंट के साथ अगर मैच हो गया, इंटरेक्ट हो गया, तो सिस्टम स्पेसिफिकेशन वहां पर प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं. ओके, अगर ये हो रहे हैं तो फिर फाइनली फंक्शनल डिजाइन किए जाते हैं. once all the function are get designed, then immediately that things will be hand over to the detailed design. The detailed designer means the engineer will decide whether which type of devices will be needed, which type of interfacing will be needed according to the function. ओके, ये सारा वहां पर डिजाइन किया जाता है और उसके ऊपर वहां उसका लिमिटेशंस फिक्स आउट होता है.
ओके उसका लिमिटेशन बोले तो वहां पर लो कॉस्ट डिवाइस चाहिए, मीडियम कॉस्ट डिवाइस चाहिए, हाई कॉस्ट डिवाइस चाहिए, सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम डेवलप करना है, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम डेवलप करना है कि स्मॉल स्केल होना है, ये सारी बातें वहां पर फंक्शनल डिजाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर इन केस वहां पर डिटेल डिजाइन में कुछ अगर प्रॉब्लम अगर अराइज होता है तो इमीडिएटली वहां वह रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर फिर से कैरी आउट किया जाता है। फिर से रिक्वायरमेंट पे जाएगा, रिक्वायरमेंट फिर से सिस्टम स्पेसिफिकेशन बताएगा, सिस्टम फिर फंक्शन बताएगा, फंक्शन के बाद फिर डिटेल डिजाइन में आता है। ये चक्कर चलते रहेगा, आखिरी में इम्प्लीमेंटेशन कैरी आउट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो जब यहाँ सभी चीजें गैदर हो जाती है तो चीजें गैदर होने के बाद डिटेल डिजाइनर यहाँ पर इंजीनियर जो है वो डिजाइन करने जाता है और इम्प्लीमेंट करता है सिस्टम। वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड उसको फिर बाद में फाइनली वहां फाइनल प्रोडक्ट में लिया जाता है। उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन होते समय वहां पर फंक्शनल वहां पर रिक्वायरमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि भाई रिक्वायरमेंट इसी तरह है क्या, ओके उसी तरह हमारा प्रोडक्ट पर्टिकुलरली डिजाइन हो रहा है कि ये सारी बातें वहां पर कंसीडर की जाती है। तो ये इस तरह का एम्बेडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चलता है। ओके so that's why embedded product development life cycle is an analysis design implementation based standard problem solving approach for the embedded product development. Okay, in any product development specification we will consider what product need to be developed. Okay, it will get analyzed. Okay, good approach for building it and then to develop it. ओके यानी एनालिसिस डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर इन 3 चीजों के ऊपर वहां पर डिपेंडेंट है। एनालिसिस में प्रोडक्ट में क्या नीड है वो पर्टिकुलरली वहां पर नीड कस्टमर्स के द्वारा या जो डिजाइन करने वाला है या आप जो पर्टिकुलर जो अप्रोचर है उसके द्वारा आप वो एनालिसिस करते हैं। बाद में इंजीनियर्स वहां पर किस तरह का अप्रोच अपने को वहां पर डिजाइन करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगा वो पर्टिकुलर थिंक आउट करता है एंड देन फाइनली इट विल गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशंस। ओके तो इस तरह की चीजें वहां पर कैरी आउट होती हैं। अभी ये एम्बेडेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज एन एनालिसिस डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, it is based on design implementation based problem solving, okay, approach for embedded system development. Okay, so analysis involve understanding what product need to be developed, design involve what approach to be used to build the product, and implementation is developing the product by realizing the design. ओके तो एनालिसिस डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन इस बात के ऊपर वहां पर फोकस करेगा। ओके अभी यहाँ पर अपने को अगर नीड यहाँ पर अगर होना है तो नीड किस तरह के होंगे। ओके तो यहाँ पर ये सारी बातें वहां कंसीडर की जाएगी, स्कोप, क्वालिटी, शेड्यूल, बजट, रिसोर्स एंड रिस्क। ये एक पर्टिकुलरली साइकिल है, इस साइकिल के ऊपर हम पर्टिकुलरली वहां पर थिंक आउट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ प्रोजेक्ट अगर डिजाइन किया है तो प्रोजेक्ट डिजाइन करते समय शायद आपने वहां पर स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी क्या रहेगा, ओके क्वालिटी कौन सी टाइप की देनी है, ओके उसमें किस तरह की रिस्क रहेगी, किस तरह के रिसोर्सेस रहेगा, रिसोर्सेस लेते समय बजट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई बजट किस तरह का चाहिए, यानी वो लो कॉस्ट होना, मीडियम कॉस्ट होना या हाई कॉस्ट होना, शेड्यूल कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, अल्गोरिथम कौन कौन से रहेंगे, ये सारी बातों के ऊपर आप वहां पर कंसीडर करते हैं। ओके सो दैट्स व्हाई ये सारी बातें वहां कंसीडर की जाती हैं। ओके सो दैट्स व्हाई ये साइकिल रहेगा एम्बेडेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके सो दैट्स व्हाई इसके द्वारा यहाँ पर नीड फॉर एम्बेडेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल थिंक आउट किया जाता है। EDLC is essential for understanding the scope, okay, facilities and complexity of the work involved in embedded system development. Okay, so इस तरह का पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। Okay, second, it is used for any development embedded product. Okay, and embedded life
Development life cycle defines interaction and activity among various groups of a product development phase. Okay, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिस्टम डिजाइन एज ए एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है. ओके, हाँ. Now next is here you can see verification and validations. ओके, आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन का पॉइंट रहेगा. whenever you are going for design a product, that time requirement gathering पहला पॉइंट रहता है कि भाई आपको रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. क्योंकि रिक्वायरमेंट किसकी तरफ से आई है? कस्टमर की तरफ से, जिसको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा लेना है उसकी तरफ से, राइट? तो अगर रिक्वायरमेंट पब्लिक की तरफ से आई है तो वहाँ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जब तक होती नहीं है तब तक वहां पर आपका फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है. बराबर? सो दैट्स व्हाई हियर रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट. आफ्टर दिस system analysis, okay, we will try to design the system. सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है? सिस्टम आपको पर्टिकुलरली स्मॉल स्केल चाहिए, मीडियम स्केल चाहिए, लार्ज स्केल चाहिए, उसके ऊपर वहां पर सिस्टम का डिपेंडेंसी रहता है. तो इसके ऊपर हम सिस्टम का एनालिसिस लेते हैं और उसी को रिलेटेड वहां पर सिस्टम टेस्टिंग साइड बाय साइड वहां पर रहेगा. सिस्टम टेस्टिंग में आपका हार्डवेयर टेस्ट किया जाएगा, सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर वहां वैलिडेशन होगा और तभी आपका सिस्टम पास होगा कि यस इट विल वर्क विथ आवर रिक्वायरमेंट, आवर फीचर्स. ओके, तो तभी वहां आपका सिस्टम एनालिसिस कंप्लीट होता है. देन बात आती है सॉफ्टवेयर डिजाइन की. सॉफ्टवेयर डिजाइन आपको किस तरह चाहिए? वो इंटीग्रेटेड चाहिए कि यहाँ पर्टिकुलर कमांड बेस्ड चाहिए या कोई पर्टिकुलर वहाँ टच स्क्रीन बेस्ड थिंग्स चाहिए? तो आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उसके ऊपर सॉफ्टवेयर का डिजाइनर डिजाइन करेगा सॉफ्टवेयर. बहुत सारे बार आपको पर्टिकुलर थिंग्स इटरेटिव फॉर्म्स में भी रिक्वायर्ड होती है या कोई थिंग्स आपको वहां पर कोई रिपोर्ट फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है. एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सॉफ्टवेयर आप डिजाइन कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर एखादे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो. प्रोजेक्ट में अगर एक ही सेंसर है तो वो सेंसर्स का पर्टिकुलर आपको रेफरेंस लेवल पता है कि वो पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल में ही वो आउटपुट दे रहा है. आपने कोई रेफरेंस वैल्यू कस्टमर के द्वारा भी ली होगी कि भाई इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मुझे आउटपुट चाहिए. फॉर एग्जांपल 50 डिग्री के ऊपर आउटपुट चाहिए तो 50 डिग्री विल बी द सेट पॉइंट. ओके, तो उसमें वो पर्टिकुलरली अचीव हो रहा है या नहीं, पर्टिकुलर बॉयलर में बॉइलिंग पॉइंट रीच हो रहा है या नहीं. बॉइलिंग पॉइंट जनरली 50 डिग्री के ऊपर रीच होता है या 70 डिग्री के ऊपर रीच होता है. ये अपने को कस्टमर को वेरीफाई करवा देना भी पड़ता है या कस्टमर के द्वारा वो पर्टिकुलर थिंग भी लेनी पड़ती है. अगर उसको 50 डिग्री के ऊपर पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट होगी तो वो 50 डिग्री बताएगा. उसको बॉइलिंग नहीं करना है वाटर तो वो पर्टिकुलर बताएगी नहीं वी डोंट वांट इट एट 70 डिग्री और 75 डिग्री. तो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन इंटीग्रेशन टेस्टिंग के साथ मैच करेगा. देन मॉड्यूल डिजाइन. मॉड्यूल बोले तो कैसा है कि अगर आपके पास सिस्टम लार्ज हो रही है तो हम उसको 2, 3, 4, 5 पार्ट में ब्रेकअप करते हैं तो उसको मॉड्यूलराइजेशन कहते हैं. मॉड्यूलराइजेशन यानी कैसा है कि एक सिस्टम्स को 2 पार्ट में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में ब्रेकअप कर दो और उसके हिसाब से उसको डिजाइन करो.
ओके, ऐसा नहीं कि भाई एक ही साथ सबका सब सिस्टम डिजाइन कर लिया जाए। ओके, तो वो मॉड्यूल डिजाइन यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग के साथ मैच किया जाता है। तो यूनिट टेस्टिंग वैलिडेशन में यूनिट टेस्ट किया जाता है और उसको फिर वहाँ कंप्लीट सिस्टम में लिया जाता है। आखिरी आता है कोडिंग। ओके, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर आपने जो सारी बातें की है, तो उसके हिसाब से आपको पर्टिकुलर यहाँ पर एक साथ सबको बिल्ड करना है और बिल्ड करने के बाद पूरा प्रोडक्ट आपको यहाँ जाना है। तो देखिए, ये सिस्टम थिंग्स आएगा रिक्वायरमेंट से सिस्टम्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, मॉड्यूल के ऊपर, कोडिंग के ऊपर, फिर यूनिट टेस्टिंग के ऊपर जाएगा, वैलिडेशन में इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा, सिस्टम टेस्टिंग होगा और फाइनली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा और फिर प्रोडक्ट कस्टमर के साथ रहेगा। तो ये सारी थिंग्स यहाँ पर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में कंसीडर की जाती है। Now we will see the objective of the EDLC. The ultimate aim of any embedded product in the commercial production setup is to produce marginal benefits. Okay, तो जनरली यहाँ कोई ज़्यादा ऑब्जेक्ट रखना नहीं रहता है, ज़्यादा पर्टिकुलरली यहाँ पर कस्टमर को यहाँ और मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रोडक्ट डिजाइन करवाना है या करवा लेना रहता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर कहा गया द अल्टीमेट एम ऑफ द एम्बेडेड प्रोडक्ट इन अ कमर्शियल प्रोडक्शन सेटअप इज टू प्रोड्यूस मार्जिनल बेनिफिट। ओके, यानी मैन्युफैक्चरर बोलता है कि भाई मुझे थोड़ा बहुत मुनाफा हो गया, ओके ठीक है। मैन्युफैक्चरर के बाद कस्टमर बोलता है मुझे सस्ते में मिल गया तो बहुत अच्छा है, बराबर है। सो दैट्स वाई अल्टीमेटली यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन तो भी मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर पैसा कमाना है, कस्टमर को यहाँ पर लो कॉस्ट में परचेज भी करवाना है, बराबर है। कस्टमर कभी कभी मीडियम या सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड प्रोडक्ट के लिए भी जाता है, तो वहां पर वो हाई कॉस्ट भी बेयर करने के लिए रेडी रहता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो। ओके, देन मार्जिनल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आरओआई। जो भी मार्जिनल है वो एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एखादे कस्टमर ने कहा कि भाई मुझे एक पर्टिकुलरली एम्बेडेड प्रोडक्ट मुझे डिजाइन करके होना है, मैन्युफैक्चरर बोला ठीक है आपको बना के देते हैं, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरर बोलता है ठीक है आपको कितने क्वांटिटी चाहिए। कस्टमर अगर बोलेगा मुझे ओनली 1 क्वांटिटी चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर को रिलायबल नहीं होगा, बराबर। तो ऐसे सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसको मार्केट से चेक करेगा, भाई ये प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊं और इस कस्टमर को दे दूं, एक ही प्रोडक्ट अगर उसको चाहिए है, एक ही क्वांटिटी उसको चाहिए है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं उसको हाथ में लूं या नहीं, मुझे रिलायबल रहेगा या नहीं, क्या मैं उसकी मल्टीपल कॉपी करूं और मार्केट में बेच दूं तो अच्छा रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन मैन्युफैक्चरर के पास होती है, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर डिजाइनर थिंक करते हैं, मार्केट का सर्वे करने के बाद वो पर्टिकुलर थिंग्स यहाँ इंप्लीमेंट करने के लिए जाते हैं, अदरवाइज नहीं तो वो डिनाई करते हैं, या अदरवाइज वहां पर उससे पूरा का पूरा एनआरई कॉस्ट उससे ले लेते हैं। इन केस मैन्युफैक्चर इन केस कस्टमर अगर रेडी है एनआरई कॉस्ट देने के लिए तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज कस्टमर यहाँ पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर परचेस करना अगर चाह रहा होगा तो मैन्युफैक्चरर सेल करेगा उसका मल्टीपल क्वांटिटी मार्केट में। इसलिए यहाँ पर कहा गया मार्जिनल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आरओआई। थर्ड पॉइंट आता है the investment for product development includes initial investment, manpower and infrastructure investment. कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करना इजी नहीं है, आपको वहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा। कोई भी कस्टमर आया बोल दिया कि भाई मेरे को ये तरह का प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि ये एक्सपेरिमेंटल खेल नहीं है, वहां पर आपको रिक्वायर रहेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट,
वहां पर इन्वेस्टमेंट यानी कैसा है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही बनाना नहीं है, उसको टेस्ट भी कराना है। और प्रोडक्ट अगर डिजाइन कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीजें बताता हूँ। अगर आपको वहां पर एक एम्बेडेड प्रोडक्ट अगर डिजाइन करना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपके पास ब्रीड बोर्ड चाहिए। कंपोनेंट आप लेके आए तो पहली चीज आपके पास ब्रीड बोर्ड चाहिए कि उसको वहां पर टेस्ट करें। लेकिन ब्रीड बोर्ड के ऊपर फिर से पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहेगी। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो आप वहां पर यूज करेंगे वो कहाँ से लाओगे? आपके पास पावर सप्लाई चाहिए, आपके पास फंक्शन जनरेटर चाहिए, सीआरओ चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए, टेस्टिंग इक्विपमेंट चाहिए। उसको ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट टेबल भी कहा गया है। मैन्युफैक्चरर के पास ये सारी चीजें होना ओके। बाद में आपको अगर कंपोनेंट यहाँ पर ब्रीड बोर्ड से पीसीबी के ऊपर माउंट करने तो ब्रीड पीसीबी चाहिए, पीसीबी के लिए सोल्डर गन, सभी सभी चीजें आपको वहां पर रिक्वायर्ड रहेगी। बाद में कैबिनेट बनाओगे, उसको फिर उसको एक बॉक्स में डंप करोगे और फिर ही कस्टमर को हैंड ओवर करोगे ना। तो ये सभी चीजें आपको वहां पर लगेगी। तो उसके साथ साथ मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी बातें वहां पर क्लब होती है, एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी। इस वजह से वहां ये ऑब्जेक्टिव रहेगा एम्बेडेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ओके, उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। इंश्योरिंग हाई क्वालिटी फॉर प्रोडक्ट्स। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस कोई मैन्युफैक्चरर बोलता है कि भाई आई विल गिव यू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी लो नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर मार्केट में टिकना है, मुझे मार्केट में वहाँ अदर कस्टमर को फेस करना है। भाई कोई कस्टमर बोलेगा मुझे लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बना के दो, ऐसा नहीं। कोई मैन्युफैक्चरर उसमें वहां पर उसे कहेगा कि भाई मैं उसमें वहाँ आपके साथ इस तरह की डील नहीं कर सकता, आपको परचेस करना होगा तो करो, नहीं तो छोड़ दो। इसलिए वो कहता है देयर शुड यू शुड इंश्योर दैट आई विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी फॉर योर प्रोडक्ट। पसंद हो तो कंटिन्यू करो, नहीं तो ब्रेकअप। ओके, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर रहते हैं कि वहां पर नेम फ्रेम में भी विश्वास रखते हैं। बराबर। देन आता है रिस्क मिनिमाइजेशन एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन थ्रू मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मिनिमम चाहिए, डिफेक्ट प्रिवेंट करते आनी चाहिए थ्रू मैनेजमेंट। मैक्सिमम मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं कि एक साल में एक ही प्रोडक्ट निकाले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक प्रोडक्ट वहां पर निकालेंगे तो आपके पास मैन पावर भी आपको रिक्वायर्ड है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने अप्लाई की है वो भी निकलना जरूरी है। इसलिए आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ, ensuring the high quality product, high quality for products. Okay, quality in the product development of is written on investment achieved by the product. The expenses for developing the product are initial, developer recruiting, training and infrastructure requirement. देखो, कभी भी आप वहां पर अगर कोई प्रोडक्ट में जा रहे हो, डिजाइन करने जा रहे हो, कोई कंपनी में आप वहां पर जॉब के लिए गए तो वो आपको एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर लेता है। ट्रेनिंग के बाद ही आप उसको बाद में काम में आते हो, इसलिए वहां पर ट्रेनिंग पीरियड भी रहता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, आई हैव एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आई नीड डेवलपर रिक्रूटमेंट, आई नीड ट्रेनिंग, आई नीड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। सो इस चीजों के ऊपर वहां पर उसको ध्यान देना पड़ता है। देन रिस्क मैनेजमेंट वहां पर होता है। रिस्क मैनेजमेंट मींस रिस्क मिनिमाइजेशन, डिफेक्ट प्रिवेंशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, उसमें पहला पॉइंट आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट लूज और टाइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Project management is essential for predictability, coordination, and risk minimization.
and place the resources in critical and having a direct impact on investment. Okay. Similarly, maximize the productivity. Productivity maximize करना होगा तो क्या करना होगा? Productivity is a measure of efficiency as well as return of investment. Very good. This productivity measurement is based on the total manpower efficiency. Productivity in which when the product is increased, when the investment is fall down, saving manpower. Okay, productivity in which when product is increased यानी प्रोडक्शन अगर अच्छा इंक्रीज हो गया देन इन्वेस्टमेंट इज फॉल डाउन, आपकी इन्वेस्टमेंट फॉलिंग हो जाएगा, कम हो जाएगा. ओके, एंड सेविंग मैन पावर ऑल्सो. अभी आपको नया एक पॉइंट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, डिफरेंट फेजेस ऑफ एम्बेडेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ओके, वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. ओके, आपको पहले कहा कि भाई नीड रिक्वायरमेंट रहेगी. कोई भी एम्बेडेड प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पर डिजाइन करने जा रहे हो तो जब तक गरज नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है, तब तक आप एम्बेडेड प्रोडक्ट के लिए नहीं जाते हो. सो दैट्स व्हाई पर्टिकुलरली नीड अगर हुई तो आप उसको कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हो, एनालिसिस की तरफ जाते हो, डिजाइन की तरफ जाते हो, डेवलप एंड टेस्टिंग की तरफ जाते हो, डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हो, सपोर्ट की तरफ जाते हो, अपग्रेडेशन की तरफ जाते हो और रिटायरमेंट की तरफ भी जाते हो. ये कुछ फेजेस रहेंगे एम्बेडेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के. तो हम एक एक करके इनको यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं. गेटिंग एवरीवन? हाँ, चलिए. फेजेस ऑफ एम्बेडेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें पहले नीड फेज को देखते हैं. द नीड में कम फ्रॉम इंडिविजुअल. देखो, गरज तो या जरूरत तो, रिक्वायरमेंट तो इंडिविजुअल की ही होती है. इंडिविजुअल की होगी, बाद में वो पब्लिक की होगी. बराबर है. द नीड में कम फ्रॉम इंडिविजुअल और फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम कंपनी. ओके, तो इंडिविजुअल हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, या फिर कोई कस्टमर मैन्युफैक्चरर है बोलता है कि भाई आई विल प्रोवाइड. कोई कस्टमर को वहां जरूरत नहीं होती, लेकिन मैन्युफैक्चरर बोलता है कि भाई आई विल प्रोवाइड सच अ फैसिलिटी टू यू. देखो, बहुत सारी फैसिलिटी और इन डे टू डे लाइफ में आई है. ऐसा नहीं कि आप वहां पर आपकी जरूरत थी. कभी कभी कोई मैन्युफैक्चरर ने भाई आपको आपके पर्टिकुलर वर्क इजी करने के लिए वहां पर प्रोडक्ट को डिजाइन किया है. गेटिंग? सो नीड शुड बी इनिशिएट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. नीड के द्वारा ही डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है. नीड कैन विजुअलाइज इन एनी वन ऑफ द थ्री नीड. ओके, नीड यहाँ पर थ्री फॉर्म में आती है. पहला, न्यू और कस्टमर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. कोई नई चीज लेके आ रहा है, कोई नया कुछ बनाना है, या फिर प्रोडक्ट री इंजीनियरिंग, या पहले कोई प्रोडक्ट था उसको वहां पर नया या नए ढांचे में उसको डालना है, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मेंटेनेंस कैरी आउट करना है. ओके, तो इस वजह से यहाँ पर ये नीड थ्री पॉइंट्स में डिवाइड की गई है. सेकंड आता है कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेज. कंसेप्चुअलाइजेशन इज डिफाइंड एज द स्कोप ऑफ कॉन्सेप्ट. इट परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड प्रिपेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स एंड फिजिबिलिटी स्टडी. ओके, तो यहाँ यह कॉन्सेप्ट यहाँ इस तरह डिफाइन किया जाएगा. It perform cost benefit analysis and prepare project management and risk management plan and feasibility study. एक्टिविटी कौन कौन सी रहेगी conceptualization में? feasibility study, it will examine the need and suggest possible solution. cost benefit analysis क्या बोलता है? revealing and accessing the total development cost and profit expected from the project. प्रोडक्ट स्कोप क्या कहता है? इट डील्स विद द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट टू बी मेड. और प्लानिंग एक्टिविटी क्या कहता है? इट रिक्वायर्स वेरियस प्लान्स टू बी डेवलप फर्स्ट बिफोर डेवलपमेंट, लाइक रिसोर्स प्लानिंग एंड रिसोर्स रिस्क मैनेजमेंट. ओके, दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन.
नेक्स्ट पॉइंट इज हियर एनालिसिस फेज। एनालिसिस क्या कहता है? द प्रोडक्ट इज डिफाइंड इन डिटेल विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड इंटरफेस एट द फंक्शनल लेवल। ये एनालिसिस है। एनालिसिस के द्वारा आप इनपुट क्या रिक्वायर्ड रहेगा, प्रोसेस कौन सी चाहिए, आउटपुट किस तरह का चाहिए, किस तरह का इंटरफेस चाहिए, ये सारी बातें आप वहां पर एनालिसिस के द्वारा फाइंड आउट करते हो। एनालिसिस, okay, which activity will need for analysis and documentation? It specifies the business need of the product under development. सेकंड बात बताता हूँ, रिक्वायरमेंट दैट नीड टू बी एड्रेस, फंक्शनल कैपेबिलिटीज लाइक परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल एंड नॉन ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, डाटा रिक्वायरमेंट, यूजर मैनुअल, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंड जनरल अजम्पशन। ये सारी बातें एक्टिविटीज इन एनालिसिस में आप कंसिडर कर सकते हो। देन टेस्ट प्लान एंड प्रोसीजर फेज। In product development, there are various types of testing is performed. They are unit testing, integration testing, system testing, user acceptance testing, और मैंने दो तीन आपको और वहां पर बताए थे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग, ओके, फील्ड टेस्टिंग, गोरिल्ला टेस्टिंग, ये भी सारे वहां पर आते हैं। तो नाम के साथ काम भी है। यूनिट अगर है तो यानी मैंने पहले कहा कि भाई मॉड्यूलर सिस्टम बना रहे हो तो वहां पर यूनिट आएगा, तो उसलिए उसका यूनिट का टेस्टिंग होगा, तो टेस्टिंग इंडिविजुअल मॉड्यूल्स। देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अगर अलग अलग यूनिट में डिजाइन किया है तो उसको गैदर तो करना पड़ेगा, तो इस वजह से इंटीग्रेशन टेस्टिंग रिक्वायर्ड रहेगा। टेस्टिंग अ ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स फॉर रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटी। देन सिस्टम टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग फंक्शनल एक्सेप्ट्स aspects or functional requirement of product after integration. User acceptance testing होगा, testing the product to meet the end user requirement. I hope you are aware with this point, so that's why I am not going to clarify again it, okay, because just I read only for you. देन डिजाइन फेज रहेगा, तो डिजाइन फेज में बहुत सारे बार आप यहाँ पर डिजाइन में मास्टर ही हो, तो आपको शायद मेरे से ज्यादा पता है, लेकिन तो भी मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट में मैं यहाँ पर आपके सामने उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट आइडेंटिफाई अप्लायंसेस, एनवायरमेंट एंड क्रिएट्स एन ओवरऑल आर्किटेक्चर फॉर द प्रोडक्ट। फर्स्ट इट स्टार्ट विथ प्रिलिमिनरी डिजाइन। ओके, पहले हम बेसिक डिजाइन के ऊपर जाते हैं, छोटा छोटा डिजाइन करते हैं। अगर आपको आरसी नेटवर्क है, आरसी नेटवर्क का आउटपुट क्या आएगा, बाद में आरसी के बाद आरएलसी, फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर सर्किट कोई आप वहां पर एखादे डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट करोगे, एक एक चीज वहां पर पावर सप्लाई होता है, फिर एक एक चीज वहां पर बनती जाती है, बराबर है। सो दैट्स व्हाई इट स्टार्ट विथ प्रिलिमिनरी डिजाइन। इट एस्टेब्लिशेस द टॉप लेवल आर्किटेक्चर फॉर द प्रोडक्ट। धीरे 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 करके आप टॉप लेवल आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ जाते हो। ऑन कंप्लीशन इट रिसेंबल a black box that defines only the input and output। आखिरी में आपके पास वहां पर रहता है एक आधा बॉक्स, यानी एक आधा पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर डिफाइन करना रहता है कुछ पर्टिकुलर इनपुट्स या आउटपुट के द्वारा। सिमिलरली द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन, पीडीडी। ओके, तो वहां वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको यहाँ पर पीडीडी फॉर्म में वहां पर डिजाइन किया जाएगा और उसको इस फॉर्म में आपको पेश करना रहेगा। आफ्टर पीडीडी द एंड यूजर क्रिएट्स द डिटेल डिजाइन, राइट। एंड यूजर जो होता है वो फिर से उसको पूरा डिटेल डिजाइनिंग में लेके जाता है। द ऑपरेशनल मैनुअल डिजाइन, जो आप मैनुअल बनाते ना प्रैक्टिकल का, तो वो मैनुअल वहां पर आपको बनाना पड़ता है, तो उसको कहा जाता है ऑपरेशनल मैनुअल, मेंटेनेंस मैनुअल डिजाइन। यानी ऑपरेशनल मैनुअल यानी यूजर के लिए क्या मैनुअल दोगे कि आप यहाँ पर इनिशियल क्या जांच करोगे। ओके, इसलिए आपको वहां पर मोबाइल के साथ छोटा एक बुकलेट मिलता है, या आप टीवी परचेज करने जाओगे, वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव परचेज करने जाओगे, तो वहां पर आपको एक छोटा मैनुअल मिलेगा, और वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि इसमें इनिशियल चेकअप कैसे की जाती है।
ओके, बाद में वहां पर आपको मेंटेनेंस मैन्युअल यूजर को नहीं दिया जाता है। मेंटेनेंस मैन्युअल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर लेवल पे वहां पर प्रेजेंट रहता है। ओके, सो दैट्स वाई वहां सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे वो मेंटेनेंस मैन्युअल वहां पर रहेगा। देन प्रोडक्ट ट्रेनिंग मटेरियल डिजाइन ऑल टुगेदर कॉल्ड डिटेल डिजाइन प्रोडक्ट डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। ओके, देन आता है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज। ऑलरेडी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज मीन्स designing the particular product into the hardware and software. Unit testing can be divided into independent testing of software and hardware, like unit testing, integration testing, system testing and user acceptance testing. बाद में आता है वहां पर डिप्लॉयमेंट फेज। Deployment means deployment is the process of launching the first fully functional module of the product in the market. It is known as first customer shipping. ओके, यानी डेवलपमेंट फेज हो रहा है। तो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि भाई आपको कुछ यहाँ इस तरह के सैंपल मिल सकते हैं किसी के प्रोडक्ट के। कोई मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कोई सिलेक्टिव कस्टमर्स को अपना सैंपल प्रोडक्ट वहां पर गिफ्ट करता है। उसको बोलता है आप मेरा ये प्रोडक्ट यूज करके देखिए, उसके बाद मुझे बताइए कि ये प्रोडक्ट कैसा है। वो 1000 लोगों को या 100 लोगों को पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट देता है और उनके द्वारा फीडबैक लेता है, फॉलोअप लेता है कि भाई आपको मेरा प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं। आप अगर मुझे जवाब दोगे तो मैं उसमें कोई वहां पर चेंजेस कैरी आउट करने की कोशिश करूंगा। इस तरह का डिप्लॉयमेंट फेज वहां पर कैरी आउट किया जाता है। देन सपोर्ट फेज होता है। सपोर्ट मीन्स it deals with the operational and maintenance of the product in the production environment. Okay, then activities involved in the support phase. Okay, 24/7 support for the product after launching, identifying the areas of improvement. Okay, I hope there is no necessity to tell you this thing because these words are enough for you to understand everything. अपग्रेड फेज आता है। अपग्रेडेशंस में जनरली आप यहाँ पर देखते हो कि भाई कोई अपग्रेडेशन वहाँ पर रिक्वायर्ड है क्या, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अपग्रेडेशन फेज में देखी जाती है। और आखिरी में आता है यहाँ पर रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल में प्रोडक्ट इज ग्रेजुअल process. Okay, it is a gradual product is a gradual process. This phase is final phase of in a product development life cycle. The product is declared as discontinued from the market. The disposal of a product is essential due to increased user need, rapid technology advancement. Okay, तो ये सारी बातें यहाँ पर रिक्वायरमेंट फेज में रहेगी। Okay, thank you very much. Now next point that we are going to discuss about the recent trends in embedded system or embedded industries. Okay, now here I listed few recent trends which are needed in our embedded systems. Okay, one by one that I am going to tell you. Okay. यहाँ रिसेंट ट्रेंड्स में पहला पॉइंट आता है प्रोसेसर ट्रेंड। ओके, तो जनरली हमारे सामने अलग अलग तरह के प्रोसेसर आपने शायद देखे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 8085, 8086, 8051। सिमिलरली आपके पास AVR है, AVR 16 बिट है, AVR 8 बिट देखा। ओके, AVR 32 बिट है। बाद में आपके पास आर्डिनो बोर्ड है, रास्पबेरी पाई है। अभी आप VLSI प्रोसेसर शायद सुन रहे होंगे। अभी आपके सामने एम्बेडेड प्रोसेसर है या DSP प्रोसेसर है।
many processors are available in the market, but question arise, which type of processor will be suitable for my project or my particular product. ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोसेसर उठा लिया वो मेरे को बेस्ट सुटेड रहेगा, ये आपको वहां पर स्टडी करना रहेगा कि विच प्रोसेसर आई वुड लाइक टू सेलेक्ट एज पर माय रिक्वायरमेंट। ओके, इसलिए रिक्वायरमेंट पॉइंट वहां पर हमने स्टडी किया था। ओके, there is a point of differences between the first generation of processor controller and today's processor or controller। ओके, तो यहाँ वो पॉइंट आपको वहां मस्ट है। आपको प्रोसेसर सेलेक्ट करते समय 8 बिट का प्रोसेसर लेना है, 16 बिट का प्रोसेसर लेना है, कि कितने बिट का प्रोसेसर आपको चाहिए, ये आप वहां पर देखिए। उसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट है, कितने नंबर ऑफ आईओ इंटरफेसिंग पिन्स है, कितने नंबर ऑफ वहां पर ऑन चिप पेरिफेरल अवेलेबल है, ये सारी बातें आपको वहां पर डिस्कस करनी पड़ेगी। Then next point is number of ICs per chip. How many ICs are there? Okay, that you have to find. Okay, अगर एक सेमीकंडक्टर चिप है तो उसके ऊपर आपको वहां पर्टिकुलरली कितने ऑन चिप वहां पर डिवाइसेस प्रेजेंट है। In earlier processor, very few of IC or gates are present over the chip, but now today is the recent trend going on, and in this recent trend you can find VLSI technology or embedded, yeah, DSP technologies are available, and because of that multiple processors, multiple controllers you can able to club over the one semiconductor chip also. So generally VLSI is one of the technology that can pack 10 of thousands of IC or gates per processor. Okay, so that's why here this point is important. Then need for individual component. Okay, now here whenever you need to interface any particular device with your controller or processor, then you need to be dependent on that peripheral devices. So you need to think that whether it will be required or whether it will be necessary for my particular extension activities, okay, or design activities. So generally if you need IO devices, then IO peripheral IC is needed. If you need external memory, then external memory controller is needed to interface. If you need extra interrupt, then extra interrupt means extra interrupt point of view. Here you need a peripheral interrupt controller. ICs is need to interface. If you need any keyboard or display interface, then that IC will be required. If you need any floppy disk or CRT controller, then that particular ICs will be available for interfacing point of view. So in early processor need different components like timer, counter, as well as DAC, ADC, but nowadays everything is inbuilt with your controller. Okay, so in one semiconductor chip it will be available nowadays. Many embedded controller are available in the market, they are giving you clubbing of everything. Okay, so that's why here you need to choose a required processor for your application. Then speed of execution will be there. Speed of execution means early processor will have slower speed, but nowadays today's processor will have a faster speed, okay, as compared to that. As well as you can find the pipeline concept is also adopted in the processor, so that's why it will improve the execution speed. Okay, so that's why speed is not an issue nowadays, but only here you need to choose or select a specific variants of the processor. Similarly, the clock frequency. In earlier day, there was only few megahertz processor was available in the market, but nowadays the processor are capable of
gigahertz frequency range. Okay, so that's why there is no issue. Only you need to concentrate what will be the frequency required for your application that you decide. Then application specific processor. Okay, earlier days design available at that time. Okay, system design available at that time, but nowadays it is possible according to the product requirement. ओके okay, यानी अगर आपको यहाँ जैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से आपको एक आधा प्रोसेसर डिजाइन करके भी मिल सकता है. Major trend in processor architecture in embedded development cycle is system on chip. Okay, this concept makes possible to integrate all functional system requirement to build an embedded product into a single chip. SoC are now available for wide variety of diverse application. Example, media player or PDA, etc. Okay, SoC integrate multiple functional component on the same chip. Okay, so this is a major trend in processor architecture available in a day. Okay, that's why everything is possible. Similarly, multi-core processor or chip level multiprocessor are available. So this concept specifies multiple cores on a same processor chip operating at same clock frequency and battery. Okay, it is based on number of core like dual core or tri-core, okay, or quadra core. Nowadays such type of processor are available in the market, and each core will implement a pipeline and multi-threading concept. So that's why you need to think about this features. Okay, similarly reconfigurable processor. Okay, it is a hardware feature depending on its requirement. Reconfigurable processor can change their as functionality to the new requirement. Okay, example, the heart of the camera or media player. Okay, आपको जैसा reconfigurability चाहिए उस हिसाब से आप वहां पर प्रोसेसर में things choose करो. Operating system strain nowadays. An earlier day, in earlier day there was no OS available in your mobile or in your simple handheld devices, but nowadays operating system is available over your mobile devices as well as handheld devices. The advantages in processor technology cause a major change in embedded operating system industry. There are a lot of options for embedded operating system to select both commercial and open source. Virtualization concept is used in embedded OS industries as well as. Okay, next point is development language trend. There are two aspects of development languages with respect to embedded development: embedded firmware, okay, and embedded software. Okay, it is an application to responsible for execution of embedded system. Okay, it is the software to perform low level hardware interaction, memory management. Okay, so embedded firmware nowadays available. Okay, these are the application. Okay, to responsible for execution of embedded system. Similarly, the embedded software are also available. It is a software that are responsible for interfacing with the embedded system. It is used. It is the user application that execute on top of the embedded system on a host computer. Early language available for embedded system development were limited. They are C or C++. Nowadays, ASP or .NET or VB or Java is also available for your embedded product. So that's why if you have time, you can learn these VB or Java or .NET. Okay, because it will be required for your embedded product development. Okay. Similarly, the open standard or framework or alliance are available. Standards are necessary for ensuring interoperations. Okay, there are many types of open standards are available. They are necessary to implement your embedded product, like open source standard and firmware specific to the mobile handset industry. कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है कि वो अडॉप्ट करने जरूरी है. या फिर ओपन मोबाइल अलायंस इज स्टैंडर्ड बॉडी फॉर क्रिएटिंग ओपन स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल इंडस्ट्री. द गोल ऑफ OMA is to deliver high quality product. Okay, similarly, open handset alliance is a group of 84 technology and mobile companies. Okay, example, Android Air, Open Mocco.
Similarly, here bottleneck faced by embedded industry is memory performance. Generally, memory is one of the major issues whenever you are going to purchase a mobile or personal digital assistants or laptop or computer. Okay, because memory performance is related with that. Okay, so that's why the rate at which processor can process their memory speed increasing. Lack of standard or conformance to standard or lack of skilled resources are available. Okay, so this is about the recent trends in available for embedded systems. Okay, so thank you very much for good listening and watching. Okay, so I request you to give your attendance in the comment box. Okay, so that's why it will be benefited for you. Okay, so write your attendance in comment box with roll number and name. So thank you very much. Bye.